हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफॉर्मिंग फोर्स, रिजिड बॉडी, इलास्टिसिटी और स्ट्रेस का डेफिनेशन हमने कराया था। तो जो स्टूडेंट आज के लेक्चर देख रहे हैं, इससे पहले वो लेक्चर नंबर फर्स्ट को जरूर देखें। क्लियर? आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, हुक्स लॉ क्या है। इन सारी टॉपिक को आज हम लोग कवर अप करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस से। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस तीन तरह के होते हैं: लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस या इसे टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, और तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो पहले हम लोग लिखते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। There are three types of stress. First one is longitudinal stress. Second one is tangential, या इसको शियर भी बोलते हैं, शियर स्ट्रेस। एंड थर्ड वन इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो तीन तरह के स्ट्रेस होते हैं: लॉन्गिट्यूडनल, शियर या टेंजेंशियल, और वॉल्यूमेट्रिक। अब हम लोग बारी बारी से इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है। फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लिखेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है। सपोज हमारे पास एक रॉड है इस तरह से। इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखी है। सपोज इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है। अब मान लीजिए इस रॉड को हमने दोनों तरफ से एक फोर्स से ऐसे खींच दिया। जैसे हमने एक रॉड रखा और उसको एक फोर्स से ऐसे खींच दिया, या ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं इसी रॉड को अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स से हमने इसको ऐसे दबा दिया। या तो हमने एक फोर्स से ऐसे खींचा या फिर इसे एक फोर्स से ऐसे दबा दिया। तो क्या होगा, इसके साइज में चेंजिंग आएगा। यानी कि इसको जैसे इस रॉड को अगर हम लोग ऐसे पुशअप करेंगे, दबाएंगे या फिर ऐसे इसको खींचेंगे, तो इसकी जो साइज है, इसकी जो लेंथ है, इसमें चेंजिंग आएगा, और जिसके कारण यहां पर एक हमें स्ट्रेस मिलेगा। इसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मतलब यहां पे अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लिखें, longitudinal stress, this is equal to force upon area। अब यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम लोग दो तरह से डिफाइन करेंगे। जब
हमने इसके दोनों एंड पे फोर्स एफ लगा के अगर खींच रहा है तो यहां पे जो स्ट्रेस आपका उत्पन्न होगा, जो स्ट्रेस क्रिएट होगा, इस स्ट्रेस को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। अगर हमने एक रॉड को एक फोर्स से ऐसे खींचा तो यहां पे जो स्ट्रेस होगा उसको हम लोग बोल देंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो इसकी दो पार्ट हो गई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की दो पार्ट हो गई। एक को हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल, सॉरी टेंसाइल, टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेस। इसमें क्या होगा कि अगर रड को आप एक फोर्स से खींच रहे हैं, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो यहां पे फोर्स अपॉन एरिया जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। सेकेंड में अगर इसी रॉड को हम लोग एक फोर्स से ऐसे दबा रहे हैं तो यहां पर इसकी जो साइज होगी वो कम हो रही होगी, तो यहां पे जो स्ट्रेस होगा इसे हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। फॉर्मूला वही होगा, चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेस हो या कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, फॉर्मूला वही होना है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर फोर्स एफ है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ए पे लग रहा है, तो चाहे वो आपका टेंसाइल स्ट्रेस हो या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, फॉर्मूला वही होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है कि अगर आप किसी रॉड को दोनों एंड से ऐसे एक फोर्स से क्या करें, दबा दे, या दोनों एंड को एक फोर्स से खींच दे, उस समय जो स्ट्रेस क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्लियर? यहां पे अब सेकेंड नंबर हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है शियर स्ट्रेस। ये था आपका पहला नंबर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, आप इसको नोट करेंगे। सेकेंड नंबर हम लोग पढ़ेंगे शियर स्ट्रेस, या इसी का दूसरा नाम है टेंजेंशियल स्ट्रेस। सेकेंड नंबर शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब इसको देखिए, समझते हैं कैसे। मान लीजिए यहां पर हमारे पास एक कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ऐसे जिसका लेंथ दे रखा है एल है सपोज। इसके एक एंड को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। हमने नीचे वाले एंड को फिक्स कर दिया और इसके जो अपर एंड है, अपर एंड जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज ए है, अब इस एरिया के पैरेलली एक हम फोर्स लगा रहे हैं। इस एरिया के पैरेलली एक फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वैल्यू है एफ। ये एफ क्या है, इस एरिया के पैरेलल है। तो यहां पर एक स्ट्रेस क्रिएट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस। और इसके बाद की जो फिगर बनेगी, यहां पे जो फिगर बनेगी वो कैसा बनेगा, इसको देखते हैं हम लोग। जैसे आप एरिया के पैरेलल, क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल आप एक फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इसकी जो अपर एंड है वो थोड़ा सा बेंड कर जाएगा। इसकी लोअर एंड को हमने क्या किया है, फिक्स रखा है। इसके अपर एंड जो है वो कुछ इस तरह हो जाएगा। क्लियर? इसकी लेंथ आपका एल है, मान लीजिए इसकी
जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सपोज इसकी डिस्प्लेसमेंट x हुआ, इसकी डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखते हैं, सॉरी मान लीजिए इसके अपर एंड की जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वह x हुआ ऐसे। तो हमने इस पे एरिया के पैरेलल एक फोर्स लगाया, तो इसके बाद किससे पैसे आ गए, तो यहां पर जो स्ट्रेस क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस। फॉर्मूला वही होगा, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स या पैरेलल फोर्स भी बोल सकते हैं इस एरिया के, अपॉन एरिया। टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज शियर स्ट्रेस, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। जैसे एक एग्जांपल है जो कि हर बुक में लिखा रहता है, जो एग्जांपल से मान लीजिए आपके पास एक मोटी बुक है, इस मोटी बुक के जो नीचे वाला पार्ट है उसको फिक्स रखिए और ऊपर वाले पार्ट पे आप ऐसे जो सरफेस बन रहा है, सरफेस एरिया, उसके पैरेलली या इसके टेंजेंशियली एक फोर्स लगाइए। तो क्या होगा, नीचे वाला जो पार्ट है वह फिक्स रहता है और ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा खिसक जाता है। तो यहां पे जो स्ट्रेस क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर। नेक्स्ट तीसरा नंबर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, थर्ड वन इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब देखिए, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो किसी लिक्विड में रख दिया गया है। सपोज ये ऑब्जेक्ट है जो एक लिक्विड में रखा हुआ है इसे, तो लिक्विड में जैसे रखेंगे तो इस लिक्विड के द्वारा यहां पर एक प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा इस ऑब्जेक्ट पर, और इस प्रेशर के कारण एक फोर्स हम लोग को मिलेगा। मान लीजिए ये आपका जो लिक्विड है, इस लिक्विड प्रेशर के कारण इसके एवरी पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू F है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने एक लिक्विड में रखा है, तो इस लिक्विड के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पे एक प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा और इस प्रेशर के कारण एक फोर्स मिला जो इसके हर एक पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर है और इसकी जो मैग्नीट्यूड है, सारे फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है इक्वल है। तो इससे होगा क्या कि इसकी जो वॉल्यूम है वो घट जाएगी। मान लीजिए लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर के कारण जो फोर्स मिला, वो फोर्स इसके प्रत्येक पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर और इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो इसकी वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगी। सपोज इसकी जो वॉल्यूम हो गई, पहले V था, अब V माइनस डेल्टा V हो गया, मतलब इसकी जो वॉल्यूम है वो डेल्टा V डिक्रीज कर गया। कब डिक्रीज किया? जब लिक्विड प्रेशर के कारण एक फोर्स बना जिस फोर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल है और ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इसकी वॉल्यूम डिक्रीज करती है और यहां पे जो स्ट्रेस मिलता है उस स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल टू
फोर्स एक्टिंग ऑन एवरी पॉइंट डिवाइडेड बाय एरिया। और इस एरिया को हमने डीए लिया क्योंकि जिस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहे हैं उस सभी पॉइंट की जो एरिया है वो बहुत ही छोटी है, जिसको हम लोग डीए से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे जितनी एरिया पे ये लग रहा है उसकी एरिया बहुत छोटा है, और फिजिक्स में हम लोग छोटे एरिया को डीए से रिप्रेजेंट करते हैं, या छोटे फोर्स को डीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटी मास को डीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो फोर्स लग रहे हैं, जिस पॉइंट पे लग रहा है सभी फोर्स, इस पॉइंट की जो एरिया है वो बहुत छोटी है। तो यहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा वो डिवाइडेड बाय एरिया। और ये जो फोर्स है इस एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलरली ये फोर्स लग रहा है। या फोर्स कहां से मिल रहा है, तो लिक्विड प्रेशर के कारण, लिक्विड प्रेशर के कारण ये फोर्स मिला। इसलिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और ये एरिया डीए है। इसको हम लोग एक्सेस प्रेशर भी बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर, और इसको डेल्टा पी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल टू डेल्टा पी, एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलरली अपॉन डीए, छोटे एरिया। अब यहां पे जो प्रेशर है वो डेल्टा पी है। डेल्टा पी प्रेशर हम लोग इसलिए लिखते हैं कि मान लीजिए लिक्विड प्रेशर पीएल है, लिक्विड की जो प्रेशर है वो हमने पीएल बोला, मतलब प्रेशर ऑफ लिक्विड, और ऑब्जेक्ट के अंदर सपोज कोई गैस है, मान सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई गैस रखा हुआ है, तो इस गैस का भी प्रेशर होगा, इस गैस का भी प्रेशर होगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बाहर की ओर होगा। तो इसको हमने बोल दिया प्रेशर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो डेल्टा पी है, तो डेल्टा जो पी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर ऑफ लिक्विड और प्रेशर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेशर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कहां से आया, अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई गैस भरा हो, उसकी जो प्रेशर होता है उसको हमने प्रेशर ऑफ ऑब्जेक्ट ले लिया, जो कि इसके अंदर गैस भरी हुई है वो एक्सर्ट कर रहा है, तो डेल्टा पी। इसको हम लोग डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय स्मॉल एरिया या डी। ठीक है, तो स्ट्रेस को हम लोग तीन तरह से डिफाइन किया, टेंजेंशियल स्ट्रेस, या इसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं। सॉरी, पहला नंबर है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को हमने बोला टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरे को हमने बोला कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में जब आप दोनों इंड, किसी ऑब्जेक्ट के दोनों इंड पे आप फोर्स लगा के उसकी लेंथ को इंक्रीज कराना चाहते हैं, तो वहां पे जो स्ट्रेस होता है उसको टेंसाइल बोलते हैं। या दोनों इंड को ऐसे दबा रहे होते हैं, उसकी साइज छोटी हो रही होती है, उस समय जो स्ट्रेस होता है उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। दूसरा टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस, और तीसरा हमने डिफाइंड आपको किया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं, स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन को हम लोग डिफाइन करते हैं, व्हाट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, इसको जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेन लिखेंगे, स्ट्रेन, स्ट्रेन। अब देखिए स्ट्रेन क्या है। मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके साइज में चेंजिंग आ रही होती है। जैसे हमने एक रॉड को ऐसे खींचा तो इसकी लेंथ बढ़ गई,
ठीक है, या फिर हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे दबाया, उसकी जो लेंथ है वो घट गई। तो यहां पर स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन मैग्नीट्यूड, सॉरी, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, change in dimension divided by original dimension is known as strain। जैसे हमने जो अभी एग्जांपल दिया, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे दबा रहे होते हैं तो उसकी साइज घट रही होती है। ठीक है, हो सकता है कि लेंथ घट रही हो सकता है एरिया घट रही हो सकता है इसकी वॉल्यूम घट रही हो। ठीक है, मतलब इसकी डायमेंशन घट रहा हो, तो जो चेंज हो रहा है या इसके जस्ट अपोजिट खींच रहे हो, लेंथ बढ़ रहा होगा, एरिया बढ़ रहा होगा, या फिर इसकी वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो जो डायमेंशन में चेंज आया और जो पहले इसकी डायमेंशन थी उसकी जो रेशियो होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेन। ठीक है, तो मान लीजिए अगर इसकी यूनिट की बात किया जाए, इसकी ऐसा यूनिट की बात किया जाए, तो यह कोई भी इसकी एक यूनिट नहीं होती है, इसकी ऐसा यूनिट कुछ भी नहीं होता है, नो यूनिट, बिकॉज ये रेशियो, मान लीजिए लेंथ बढ़ा तो ऊपर मीटर डिवाइडेड बाय इसकी ओरिजिनल लेंथ मीटर में, तो मीटर डिवाइडेड बाय मीटर कट जाएगा, नो यूनिट, मतलब इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है ही नहीं, नो यूनिट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, इस तरह ना लिखे आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, स्ट्रेन is an unitless and dimensionless क्वांटिटी। इसकी यूनिट तो होती नहीं है लेकिन इसकी डायमेंशन भी नहीं होती है, ना तो यूनिट होगा ना ही इसकी डायमेंशन होगा, बिकॉज जो यूनिट आपके ऊपर होगा चेंज इन डायमेंशन का, वही यूनिट नीचे होगी ओरिजिनल डायमेंशन का। नहीं, मान लीजिए लेंथ में चेंज आ रहा है तो मीटर डिवाइडेड बाय मीटर, खत्म। मान लीजिए इसकी एरिया में चेंजिंग आ रहा है, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, कट जाएगा। मान लीजिए इसकी वॉल्यूम में चेंजिंग आ रहा है, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मीटर, कट जाएगा। ठीक है, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, सॉरी, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब कट जाएगा। मतलब जो यूनिट चेंज इन डायमेंशन का होगा वही ओरिजिनल डायमेंशन का कट जाएगा। अब जो स्ट्रेन होता है, ये तीन तरह के स्ट्रेन होते हैं, इसके तीन टाइप है। फर्स्ट जो है इसकी नाम है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर लेंथ में चेंजिंग आ रही है तो यहां पे जो स्ट्रेन क्रिएट करता है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्लियर? अगर इसको सिंबल में लिखा जाए तो डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसके लिए हम लोग इस फिगर को भी बना सकते हैं। ऐसे मान लो अगर फिगर दिया हुआ है, ये आपका एक रॉड है, ठीक है, इस पे हमने एक फोर्स लगाया F, सपोज इसकी ओरिजिनल लेंथ थी L, अब क्या हुआ, इसकी
लेंथ बढ़ गई ऐसे ऐसे, और यहां पे जब लेंथ अब जो हो गया वो है एल प्लस डेल्टा एल हो गया फोर्स लगाने के बाद। तो अगर हमें बोला जाए कि बताइए इसके लेंथ में कितनी चेंजिंग आई, तो ओरिजिनल लेंथ थी एल, अब बढ़ के हो गई एल प्लस डेल्टा एल, तो चेंज कितना हुआ एल प्लस डेल्टा एल माइनस एल, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल। तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। या फिर ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं कि मान लीजिए अगर अगर आप इस पे फोर्स लगाया और इसको एफ फोर्स लगा के दाब दिया ऐसे, पहले एल थी, अब जो है इसकी लेंथ घट गई, अब इसकी लेंथ जो है वो घट गई और ये हो गया एल माइनस सपोज डेल्टा एल, लेंथ घट के हो गई एल माइनस डेल्टा एल। तो अब पूछा जाए कितना चेंजिंग आया, तो क्या बताएंगे एल माइनस डेल्टा एल, अब भी चेंजिंग कितना है डेल्टा एल की चेंजिंग है, तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये था आपका पहला टाइप। दूसरा स्ट्रेन, इसको हम लोग बोला शियर स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन। ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट कीजिए और सेकंड हेडिंग लगाएंगे शियर स्ट्रेन। अब देखिए शियर स्ट्रेन हम लोग कैसे निकालते हैं। सेकेंड वन इज शियर स्ट्रेन। हमने अभी जो एग्जांपल दिया, सपोज हमारे पास कोई एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये इसके लोअर पार्ट को हमने फिक्स कर रखा और इसके अपर एंड पर एक हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया Ft। क्लियर, इसकी लेंथ दे रखी है L। तो इसके बाद की जो डायग्राम है कुछ इस तरह आया, इसके बाद की जो डायग्राम है कुछ इस तरह आया, हमें नीचे वाला जो पोर्शन है इसकी वो फिक्स रही, ऊपर वाला टेंजेंशियल फोर्स के कारण ऐसे खिसक गया। ऐसे खिसक गया सपोज, ये हो गई फोर्स लगने के बाद की जो डायग्राम है कुछ इस तरह से आया। ये थी इसकी ओरिजिनल पोजीशन और टेंजेंशियल फोर्स लगने के बाद जो इसकी डायग्राम है कुछ ऐसे आया। यहां पे जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो मान लीजिए डेल्टा एक्स हुआ है, ऐसे यहां बना रहे हैं, ये डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसकी लेंथ एल है, सपोज यहां पे एंगल फाई बन रहा है, मान लिया जैसे हमने लोअर पार्ट को फिक्स रखा और इसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो अपर पार्ट खिसक गई, तो यहां पे जो एंगल बना इस एंगल को हमने बोला फाई। तो शियर स्ट्रेन डिफाइंड होता है, शियर स्ट्रेन तो डिफाइंड होगा दिस इज इक्वल टू tan फाई दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे tan फाई शियर स्ट्रेस, सॉरी बार शियर स्ट्रेस हो रहा है, शियर स्ट्रेन, आई एम सॉरी, शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू यहां पे tan फाई अगर हम निकाले तो ये आ जाएगा x अपॉन एल
और यहां पे जो फाई एंगल बनता है वो बहुत छोटी एंगल बनती है। तो छोटी एंगल के लिए फॉर, आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, फॉर ए स्मॉल एंगल tan theta becomes theta as well as sin theta is also becomes theta। तो यहां पर जो tan फाइव है, क्या वो फाइव के इक्वल हो जाएंगे? फाइव के इक्वल, दिस इज इक्वल टू x अपॉन l, यानी शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू फाइव, दिस इज इक्वल टू x बाई l। इसको हम लोग याद रखेंगे कि अगर हमें शियर स्ट्रेन निकालनी है तो शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू फाइव, दिस इज इक्वल टू x बाई एल। चूंकि यहाँ पे tan फाइव आई इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनती है वो बहुत छोटी एंगल बनती है, और छोटी एंगल के लिए tan फाइव फाइव के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ sin फाइव भी होता वो भी फाइव के इक्वल हो जाता, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए इस मैथमेटिक्स को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा शियर स्ट्रेन था कि आपने इस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया जिसके कारण इसकी जो अपर पार्ट है, अपर सरफेस है, वो खिसक गई और नीचे क्या हमने रखा है, फिक्स रखा है। तो यहाँ पे अपर के साथ, अपर सरफेस के साथ जो नीचे वाली है वो एक एंगल पे इंक्लाइंड हो जाएगी। मान लीजिए इसकी इंक्लिनेशन एंगल फाइव है, तो यहाँ पे जो tan फाइव होता है वही होता है शियर स्ट्रेन के बराबर, और शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू tan फाइव। tan फाइव के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए, सॉरी इस एंगल के लिए x हो गई और बेस हो गया l, और छोटी फाइव एंगल बन रही है इसीलिए tan फाइव फाइव के इक्वल हो गया, देन फाइव इज इक्वल टू x बाई l, दिस इज इक्वल टू शियर स्ट्रेन। नेक्स्ट थर्ड वन इज, तीसरा जो है उसको हमने बोला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। थर्ड वन इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहां पे देखिए, जैसे अभी हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आपको समझाया है कि मान लीजिए किसी लिक्विड के अंदर आप एक सब्सटेंस को रख दिया, तो लिक्विड प्रेशर के कारण इसके प्रत्येक पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे एक फोर्स लगता है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर, और जिस पॉइंट पे लगता है उसकी एरिया बहुत छोटी है। तो होता क्या है, अगर ऐसे कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, इसके प्रत्येक पॉइंट पे लग रहा है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इसकी वॉल्यूम डिक्रीज कर जाती है, इसकी वॉल्यूम डिक्रीज कर जाती है। मान लीजिए पहले की वॉल्यूम सपोज v था, अब बाद की वॉल्यूम हो गई v माइनस डेल्टा v, तो हम बोले इसकी वॉल्यूम कितनी डिक्रीज हुई, तो डेल्टा v से डिक्रीज कर गया। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है दिस इज इक्वल टू डेल्टा v डिवाइडेड बाई v, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो ये था आपके स्ट्रेन एंड इसके टाइप्स। स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ना तो कोई इसकी यूनिट है, ना तो कोई इसका डायमेंशन होता है। ये तीन तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेन, और तीसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हुक्स लॉ।
अब हुक्स लॉ क्या है इसको हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलती है, मान लीजिए अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, अगर आप फोर्स लगाएंगे तो उसके डायमेंशन में चेंजिंग आएगा। तो फोर्स लगाएंगे तो एक स्ट्रेस क्रिएट होगा और डायमेंशन में चेंजिंग आएगा तो वहां पर एक स्ट्रेन क्रिएट करेगा। तो हुक्स लॉ क्या बोलती है कि जितना ज्यादा स्ट्रेस लगेगा किसी ऑब्जेक्ट पर उतना ही ज्यादा इसके अंदर स्ट्रेन क्रिएट होगा। मतलब according to Hooke's law, according to Hooke's law, stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. अब इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में बदलने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं। तो यहां पे जो कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। अब यहां पर ई निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ई को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां पे लिख सकते हैं वेयर ई इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसने क्या बोला कि भाई किसी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगाएंगे उसमें स्ट्रेस क्रिएट करेगा और इस स्ट्रेस के कारण उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्ट्रेन क्रिएट करेगा और स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के होंगे। जितना ज्यादा स्ट्रेस किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है उतना ही ज्यादा स्ट्रेन क्रिएट करता है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसको इक्वल में बदलने के लिए कांस्टेंट लिया। दिस कांस्टेंट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन तरह के, क्योंकि स्ट्रेन और स्ट्रेस तीन तरह के। जैसे पहला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकेंड टाइप है शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और थर्ड है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी कि नेक्स्ट टॉपिक हमारी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगला आप नोट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन तरह के होते हैं। इसको तीन पार्ट में हमने ऐसे बांट दिया। फर्स्ट वन इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको हम लोग y से रिप्रेजेंट किया। सेकेंड वन इज टेंजेंशियल, या इसी को बोलते हैं शियर
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हमने जी से रिप्रेजेंट किया। और थर्ड वन इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हमने ईटा से रिप्रेजेंट किया। ईटा, इसको क्या पढ़ेंगे? ईटा, ईटा से रिप्रेजेंट किया। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस divided by longitudinal strain is known as Young's modulus of elasticity। इसको लिख सकते हैं longitudinal stress upon longitudinal strain, मतलब y is equal to force upon area divided by डेल्टा L by L। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और ये हो गई आपकी डेल्टा L by L। इसको अब हम लोग लिखेंगे तो फोर्स अपॉन एरिया, ऊपर गया L, नीचे रह गया डेल्टा L, देन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू FL डिवाइडेड बाय A इंटू डेल्टा L। तो ये है आपके यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। सिमिलरली शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको अगर हम लोग जी से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन मतलब अगर हम लोग शियर स्ट्रेस लिखे तो फोर्स टेंजेंशियल, इसको हम लोग टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज इक्वल टू शियर स्ट्रेन को अभी हमने देखा है x अपॉन L। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मान लीजिए अगर टेंजेंशियल फोर्स को हम F फोर्स के इक्वल ले ले तो F अपॉन A इंटू L डिवाइडेड बाय x, ऐसे F इंटू L, A इंटू x, FL डिवाइडेड बाय x। ठीक है, या फिर अगर हम फाई के फॉर्म में लिखें, या G इज इक्वल टू, अगर फाई के फॉर्म में लिखें तो टेंजेंशियल फोर्स को हमने F लिया है तो F डिवाइडेड बाय A होल डिवाइडेड बाय फाई। शियर स्ट्रेन को हम लोग फाई लिख सकते हैं। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। G इज इक्वल टू F बटा A फाई। ऐसे भी हम लोग शियर स्ट्रेन को लिख सकते हैं फाई के फॉर्म में। अगर शियर स्ट्रेन को लिखे तो यहां पर शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बनेगा F डिवाइडेड बाय A फाई, या फिर x और L के फॉर्म में लिखे शियर स्ट्रेन को तो शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा FL डिवाइडेड बाय A इंटू x। ठीक है, नेक्स्ट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हमने बोला ईटा, दिस इज इक्वल टू एक सेकेंड, हम लोग रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर लेंगे। रिप्रेजेंटेशन यहां पर जो बल्क मॉडुलस को मैक्सिमम बुक में क्या लिखा रहता है? सिग्मा। सिग्मा से ही हम लोग लिखेंगे, जी से नहीं लिखेंगे। जी से क्या लिखा रहता है? शियर स्ट्रेन।
शियर स्ट्रेन को जनरली कैपिटल जी से लिखा, तो इसको आप सिग्मा बना लीजिए। रिप्रेजेंटेशन है, हम किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस डिफाइन मतलब उसको क्लियर कर देना होगा कि इस फिजिकल क्वांटिटी को हम इस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। तो जो मैक्सिमम बुक लिखता है उसको ही हम लोग फॉलो करेंगे। सिग्मा, इसको सिग्मा बना लेते हैं, सिग्मा, इसको सिग्मा बना लेते हैं, ठीक है। उसी तरह जो आपके बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसको ईटा ना बोल के हम लोग बी बोलेंगे। तो मैक्सिमम बुक लिखती है, आप लिखने के लिए लिख सकते हैं ईटा भी, जो मन में आए लिख सकते हैं, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप ईटा की जगह पे आप बी बना लीजिए, जो मैक्सिमम बुक लिखता है। अगर आपको इच्छा कर रहा है कि नहीं हम ईटा से ही लिखेंगे, तो आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्लियर करना होगा कि ईटा क्या है, वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, बस यही आपको क्लियर करना होगा, लिखना होगा, ठीक है। चलिए बी से लिखा, बी जो बुक बोलती है बी लिख दिया हमने। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, देन B इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, इसको हमने बोला था डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V। अब यहां पर B इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू V बटा डेल्टा P, क्लियर। अब यहां पर एक साइन की लोचा आता है, क्या लोचा है समझना। ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नेवर बी निगेटिव, चाहे वो बल्क मॉडुलस हो, शियर मॉडुलस हो, या फिर आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसको हम लोग निगेटिव नहीं लेते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को निगेटिव नहीं लेते हैं। अब इसमें हमारी वॉल्यूम घट रही है, वॉल्यूम घट रहा है, तो वॉल्यूम घट रहा है इसका मतलब वॉल्यूम की साइन निगेटिव हो गई। अब इस निगेटिव को यहां पे पॉजिटिव बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा यहां पे माइनस साइन हम लोग यूज कर लेते हैं, यानी कि डेल्टा V की जो वैल्यू है वो निगेटिव है, बल्क मॉडुलस निगेटिव ना हो उसके वजह से यहां पे हम एक माइनस यूज कर लिया कि इसकी निगेटिव और इसकी निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। तो बल्क मॉडुलस आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यहां भी आप हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन तरह के हो गए, क्या क्या, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्लियर। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो एसआई यूनिट होता है वह स्ट्रेस के एसआई यूनिट के बराबर होता है, या फिर इसकी जो डायमेंशन होता है वह स्ट्रेस के डायमेंशन के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन इसकी ना तो कोई यूनिट होती है ना तो कोई इसकी डायमेंशन होता है। तो इस नीचे वाली पार्ट की कोई डायमेंशन यूनिट हुआ नहीं, तो जो यूनिट स्ट्रेस का होगा वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होगा, चाहे वो आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, या फिर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, क्लियर। तो यहां पे इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, नोट करके, यहां पे हम लोग इस चीज को नोट करके लिख सकते हैं। चलिए लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ, नोट द एसआई यूनिट
ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी is the SI unit of modulus of elasticity is न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल, और शॉर्ट फॉर्म में इसको पीए बोलते हैं। मतलब 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग पास्कल के भी नाम से जानते हैं। सेकेंड नंबर अगर हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है, दी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी is m(l)-1 t-2, क्योंकि यही स्ट्रेस का होता है, फोर्स अपॉन एरिया। सॉल्व करेंगे तो यही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी डायमेंशनल फार्मूला होगा, जो स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला होता है। ठीक है, अब एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो क्या है, इसको भी जरा हम लोग यहां पे डिस्कस करना चाहेंगे। पॉइसन रेशियो हैं, पॉइसन रेशियो अब पॉइसन रेशियो क्या है, देखिए मान लीजिए यहां पर एक रॉड है ऐसे, इसके एक एंड को हमने यहां पे फिक्स कर दिया है, ठीक है, और दूसरे एंड पे हमने एक फोर्स लगा दिया, एक फोर्स लगा के इसको खींच दिया। तो क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी, और जब लेंथ बढ़ेगी तो इसकी जो थिकनेस है वो घटेगी। इसकी थिकनेस क्या होगी, इसकी थिकनेस कम होगी। जब आप एक रॉड को ऐसे एक फोर्स से नीचे की ओर खींच रहे हैं तो लेंथ बढ़ रहा होगा, और लेंथ बढ़ रहा होगा तो इसकी जो डायमीटर है या रेडियस है वो क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, मतलब इसकी थिकनेस घट रही होगी। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइसन रेशियो कैसे डिफाइन हम लोग करते हैं कि इसकी जो लैटरल चेंजिंग है, लैटरल चेंजिंग का मतलब है इसकी जो रेडियस में कमी हो रहा है, तो लैटरल चेंज डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल चेंज। अब लॉन्गिट्यूडनल चेंज का मतलब है इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, और लैटरल चेंज का मतलब इसकी जो रेडियस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे पॉइसन रेशियो होता है लैटरल चेंज डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल चेंज, या इसको लैटरल चेंज नहीं बोलेंगे, लैटरल स्ट्रेन बोलेंगे, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लैटरल स्ट्रेन का मतलब है कि रेडियस में कितनी कमी आई डिवाइडेड बाय इसकी ओरिजिनल रेडियस क्या थी, इसको हम लोग बोलेंगे लैटरल स्ट्रेन, चेंज नहीं स्ट्रेन। ठीक है, क्योंकि जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो इसकी रेडियस कम होगी, इसकी थिकनेस कम होगी, इसकी लेंथ बढ़ेगी। ठीक है,
तो जो इसकी थिकनेस घट रही है, इसके कारण जो स्ट्रेन क्रिएट करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, तो पॉइसन रेशियो को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा आर बाई आर, मतलब lateral strain is equal to change in radius divided by original radius whole divided by longitudinal strain, मतलब डेल्टा L divided by L. This is known as Poisson ratio. अगर आप किसी वायर को आप फोर्स लगा के ऐसे खींचिए तो उस वायर की जो लेंथ है वो बढ़ेगी, इसकी थिकनेस घटेगी। थिकनेस घटने के मतलब इसकी डायमीटर या इसकी रेडियस कम होगी। तो यहां पे रेडियस कम हो रहा है या इसकी डायमीटर कम हो रहा है, इसके चलते जो स्ट्रेन होता है उसको बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन, और लेंथ वाइज जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसको हमने बोला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नोन एज पॉइसन रेशियो। क्लियर? तो ये था आज का क्लास हम लोग का। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन कितने होते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने पढ़ा, और लास्ट में हमने पढ़ा पॉइसन रेशियो क्या है। क्लियर? अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक ग्राफ है जिसका नाम है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का जो क्लास है वह होगा स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व पे। पहले हम लोग कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। अनसॉल्व जितने भी अनसॉल्व न्यूमेरिकल है सबको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर? ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। वेरी वेरी थैंक यू।